सो अगर हम बात करें तो बेसिकली वी हैव 7 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर फाइलिंग आईटीआर। सो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास 7 डिफरेंट तरह के फॉर्म हैं, जिनको आईटीआर 1 जिसको बोला जाता है सहज, आईटीआर 2, 3, 4 जिसको बोला जाता है सुगम, 5, 6 एंड 7। और ये फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट एंटिटीज़ पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले आईटीआर 1 फॉर्म की बात करें तो इसको बेसिकली एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ही जो है वो भर सकता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हमने रेजिडेंट की क्लासिफिकेशन करी थी रेजिडेंशियल स्टेटस की। सो जो पर्सन एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है सिर्फ वही इस फॉर्म को आईटीआर 1 को फिल कर सकता है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है या कोई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है, एनओआर और एनआर, वो लोग आईटीआर 1 फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। सेकंड चीज, आईटीआर 1 फॉर्म तब यूज नहीं हो सकता अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम इंडिविजुअल की, उस इंडिविजुअल की 50 लाख रुपए से ज़्यादा है एक साल में, ठीक है। और ये किन कैटेगरीज के लिए यूज़ होता है? बेसिकली आईटीआर 1 तब यूज़ किया जाता है अगर आपकी जो इनकम है वो सैलरी से है, या पेंशन आपको मिल रही है, पेंशन भी इंक्लूडेड है इसमें, या एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम शो कर रहे हो, और बशर्ते कि आप कोई कैरी फॉरवर्डिंग लॉस की नहीं कर रहे हो उस हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। देन अदर सोर्सेज से इनकम हो तो भी वो भी अलाउड है, बट इसके लिए भी एक सब कंडीशन है कि वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो जो कैजुअल इनकम्स हमने करी थी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये अलाउड है सैलरी इनकम के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट उसमें लॉटरी और वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन सैलरी के अंदर ही आ जाता है पेंशन भी। और फाइनली इट इज़ ऑल्सो अलाउड कि 1 हाउस प्रॉपर्टी। सो अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, और कौन कौन से लोग आईटीआर 1 जो फॉर्म होता है उसको यूज़ नहीं कर सकते? अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो आईटीआर 1 फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन ने किसी अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर्स परचेज किए हुए हैं, उसको होल्ड कर रहा है, तो वो आईटीआर 1 फॉर्म नहीं यूज़ कर सकता। अगर किसी की बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आईटीआर फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो आईटीआर 1 यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसकी टोटल इनकम, अगर तो सैलरी, पेंशन, ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, बट अगर सैलरी टोटल साल की 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई, या उसकी पेंशन जो उसको मिल रही है वो साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, या इन सेगमेंट्स में से जो इनकम है, टोटल इनकम जो बनती है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, तो भी वो पर्सन आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। सो इन सारी कैटेगरीज के केस में आईटीआर 1 फाइल नहीं हो सकती। सो अगर किसी पर्सन की 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम होगी तो वो कौन सा फॉर्म फिल करेगा? देन ही विल बी गोइंग टू नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज आईटीआर 2। और आईटीआर 1 सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, जबकि आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, ये जो 2, 3 और 4 वाले फॉर्म्स हैं, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन फॉल करता है, जो हमने पढ़ा था, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हैं। और आईटीआर 2 कौन यूज़ कर सकता है? कि जिसकी टोटल इनकम जो है उसमें बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ना हो। मतलब कि वो इनकम हो सकती है सैलरी से इनकम, वो इनकम हो सकती है कैपिटल गेन से, वो इनकम हो सकती है अदर सोर्सेज से, वो हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब ग्रेटर देन 1, एक हाउस प्रॉपर्टी तो यहीं पर आ गई। सो अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 2। अगर सैलरी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी एक है तब भी, अगर उन केसेस में अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई तो भी आईटीआर 2। सो इन केसेस में आईटीआर 2 यूज़ की जाएगी। हालांकि अगर आपकी इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन आप कोई कर रहे हो और उससे इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो उसके लिए रेलिवेंट फॉर्म कौन सा है? उसके लिए फॉर्म है आईटीआर 3। देन आईटीआर 4, इसको बोलते हैं सुगम। ये किसके लिए है? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ या फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बट वो फर्म्स जो अदर देन एलपीपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा जो एलएलपी एक्ट 2008 है उसके अलावा जो पार्टनरशिप्स इनकॉर्पोरेट की गई हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सो वो इस आईटीआर 4 में कवर होती हैं। सो इस केस में
सेक्शन ITR 3 जो हमने पढ़ी थी, ITR 3 वो है इंडिविजुअल्स जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है बेसिकली। सो ITR 4 जो है ये किसके लिए? ये उन पर्सन्स के लिए हैं जिनके पास चाहे बिजनेस इनकम हो, बट वो इनकम कौन से सेक्शंस की? ये वाले सेक्शंस की जो हमने स्पेसिफाइड किए थे, सेक्शंस किए थे उस केसेस में, और जहां पर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैटेगरी की थी एग्रीकल्चरल की, कोई सीड्स वगैरह बेच रहा है, टूल्स बेच रहा है, और वो अपनी नेट इनकम एक प्रिजम्पशन बेसिस पे 8% ऑफ सेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं लोग अगर, ठीक है। सो उन केसेस में जैसे आपको अगर रिकॉल हो 44 AD, ADA, AE, कैरेज पैसेंजर्स एंड सो ऑन, सो जो हमने बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के सेगमेंट में किया था। सो अगर उन कैटेगरीज के अंदर कोई बिजनेस है फॉल कर रहा है तो उसके लिए रेलिवेंट फॉर्म है ITR 4। बेसिकली ये कवर करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? वही चीज़ें जो ITR 1 में इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर है, कैपिटल गेन से इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज से कोई इनकम है, तो उस केस में ये आप फाइल नहीं कर सकते। देन अगर हम बात करें, फिफ्थ फॉर्म हमारे पास है ITR 5। ITR 5 किन के लिए है? पार्टनरशिप फर्म्स जो LLP केस में आती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, क्योंकि अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स किस में कवर हो जाएंगी? ITR 4 में। देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और कोई और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, और वो पर्सन्स इंडिविजुअल, HUF या कंपनी नहीं होना चाहिए। सो उन सब के केसेस में ITR 5 एप्लीकेबल है। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटीज़, जैसे हमने बात की थी कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल अथॉरिटीज़ है, वो ITR 5 फाइल कर सकते हैं। जैसे हमने अदर कैटेगरीज की थी, कोई एसोसिएशंस हैं एक्सेट्रा, वो सारी ITR 5 फाइल कर सकती हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो हमने 139(4)A, 139(4)B, C and D के अंदर हमने कैटेगरीज की थी लास्ट सेगमेंट में, उनमें अगर कोई एंटिटीज़ फॉल कर रही हैं तो वो ITR 5 यूज़ नहीं कर सकती। देन ITR 6 की बात करें तो ITR 6 बेसिकली सब कंपनीज़ के लिए अवेलेबल है, एक्सेप्ट अगर कोई कंपनी सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशंस क्लेम कर रही हैं। सो बेसिकली कंपनीज के केस में ITR 6 लागू है, बट दो कैटेगरीज जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैं, सो इन दोनों के केस में ITR 6 लागू जो नहीं होगा, सो उनके केस में वो ITR 6 फाइल नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई कंपनीज़ हैं, बाकी सारी कंपनीज़ के लिए ITR 6 जो है अवेलेबल है। ITR 7 किन के लिए? इट इंक्लूड्स फॉर ऑल बेसिकली कंपनीज, एंड बेसिकली इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ITR 5 में कवर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ट्रस्ट हो गए, ये जो सारे सेगमेंट्स हमने किए थे ITR 139 सेक्शन 4A में, 4B, 4C या D में। सो उन सेगमेंट्स में जो एंटिटीज़ आती हैं, नेमली पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट एंड सो ऑन, सो उनके लिए रेलिवेंट सेक्शन है, जो फॉर्म अवेलेबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, वो है ITR 7। देन फाइनली एक ITR V होती है। बेसिकली ये कोई फॉर्म नहीं है, ये बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजता है जब आपकी ITR जो आपने डाटा जो रिटर्न में फाइल किया, फॉर्म ITR 1, 2, 4, 3, 5 किसी में भी, जब वो आपने अपने टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन ट्रांसमिट कर दिया, ई फाइलिंग कर दी, तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट आती है कि आपकी ये रिटर्न वहाँ पर सिस्टम में रिसीव हो गई है। उसको बोलते हैं ITR V, ITR 5 या V बोल लो, ठीक है। देन बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक सम अप है डिफरेंट ITRs के फॉर्म्स का जो हमने बात की ITR 1 से लेके ITR 7 तक, किन किन केसेस में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन से मोड अवेलेबल हैं। बेसिकली जब ऑनलाइन आप ई फाइलिंग कर रहे हो रिटर्न की, तो गवर्नमेंट की तरफ से, जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, आपको सिर्फ रिटर्न अपलोड करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। आपको कोई भी अनेक्स्चर साथ में डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसेस हैं तो उनको जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है या P&L अकाउंट है, वो साथ में अपलोड नहीं करने की ज़रूरत, एज फार एज ई फाइलिंग फैसिलिटी इज कंसर्न। दैट कैन बी kept as a hard copy record, and if any notice is being issued or any clarification is being sought by the corresponding assessing officer, so उस केस में आपको वो अकाउंट्स उनको तब दिखाने पड़ेंगे। अदरवाइज ऑनलाइन ई फाइलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके रिटर्न के साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है।
सो ये एक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो रिटर्न टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हमने की उनकी स्नैपशॉट है, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन है। ITR 1 सैलरी इनकम के लिए, हाउस प्रॉपर्टी सिंगल, अदर सोर्सेज एंड सो ऑन, 50 लाख तक की इनकम। ITR 2 कोई भी काम हो 50 लाख से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल इस केस में, या इन सब चीज़ों से ज़्यादा हो, बट बिजनेस या प्रोफेशन ना हो। अगर बिजनेस और प्रोफेशन है तो ITR 3। अगर प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर रहे हो अंडर दो सेक्शन 44AD, ADA एंड AE तो ITR 4। फॉर ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज़, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सब के लिए जो डिफरेंट एंटिटीज़ की थी उनके केस में जो है ITR 5। देन कंपनीज के केस में ITR 6। बट कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता? रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट इस फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ट्रस्ट हो गई, वो जो सब चीज़ें हैं उनके लिए ITR 7 जो फॉल करते हैं 139 सबसेक्शन 4A, 4B, 4C, 4D एंड 4E एंड F में। सो ओवरऑल अगर हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो ITR 1 इन कैटेगरीज के लिए, जैसे हमने बात की, ITR 2 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाए, कैपिटल गेन से हो, हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन से कोई इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं, तो ITR 1 उस केस में भी आप फाइल नहीं कर सकते अगर आपका फॉरेन में कोई एसेट है या आपने डिक्लेयर किया है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में फॉरेन में, या